हेलो फ्रेंड्स, आई एम मुकेश। आज हम प्रकाश का 4th वीडियो लेक्चर लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम 3 वीडियो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर मिल जाएगा। इस टॉपिक में हम अध्ययन करेंगे कि अवतल उत्तल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, वस्तु का अपेक्षा छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा। इसके साथ साथ अवतल उत्तल दर्पण का यूज देखेंगे और चिन्ह परिपाटी का अध्ययन करेंगे। ओके, इससे पहले हम वीडियो स्टार्ट करें कि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार आने वाला हर वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को प्राप्त करने का नियम। इसका नियम देखेंगे। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनेगा उसका प्राप्त करने का नियम देखेंगे। फर्स्ट नियम जब प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तित होती है, यानी अवतल दर्पण से परावर्तित होता है तो वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। ओके, मुख्य फोकस बारे में आपको बताए थे कि सी और पी को मिलाने वाले जो रेखा होता है उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। और अनंत से आने वाले प्रकाश को, जिससे सूर्य से आने वाले प्रकाश को हम समांतर कंसीडर करते हैं और यह प्रकाश अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ओके, अब सेकंड नियम देखते हैं। जब प्रकाश किरण वक्रता से होकर गुजरती हैं तो उसी पथ पर वापस लौट जाती हैं। जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी तो उसी पथ पर लौट जाएगी। जैसे कि देखिए, यह वक्रता केंद्र है, इससे होकर प्रकाश किरण ए सी जा रही है, इसलिए यह दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः इसी पथ पर लौट जाएगी, क्योंकि सी से जाने वाली हर एक किरण अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण पर लंबवत होती है, इसलिए यह इसी पथ पर लौट जाएगी। आपको बताए थे हम कि लंबवत आने वाली प्रकाश किरण उसी पथ पर क्यों लौट जाती है, प्रीवियस वीडियो में वो आप देख सकते हैं। थर्ड लॉ है, जब प्रकाश किरण फोकस से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है। जैसे फोकस से गुजरेगी तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपको इससे पहले बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से गुजरेगी। और एक थर्ड लॉ है, अगर प्रकाश किरण मुख्य फोकस होकर गुजर रहे हैं तो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक, फोर्थ लॉ देखते हैं। जब ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ समान कोण बनाती हुई वापस लौट जाती है। यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के साथ आई कोण बनाते हुए आती हैं और परावर्तन आर कोण बनाती हैं तो इस स्थिति में कोण आर इक्वल टू कोण आई होगा। ठीक, अर्थात इस स्थिति में मुख्य अक्ष जो होता है अभिलंब की तरह कार्य करती हैं। ओके फ्रेंड, अब नेक्स्ट देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब को प्राप्त करने का नियम। अवतल दर्पण देख लिए, अब देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का प्राप्त करने का नियम। पहला नियम है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। अगर मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आ रही है तो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होगी। जैसे देख सकते हैं आपको अवतल दर्पण बताए थे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती हैं फोकस से। ओके, अब देखते हैं सेकेंड लॉ। अवतल दर्पण वक्ता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण उसी मार्ग पर वापस परावर्तित हो जाती है। वक्ता कोण केंद्र की ओर कोई भी प्रकाश किरण आएगी तो वह उसी पथ पर लौट जाएगी, क्योंकि वक्ता केंद्र से आने वाली प्रकाश किरण या उसकी ओर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण पर लंबवत होती हैं। आपको बताए थे कि लंबवत प्रकाश किरण पुनः उसी पथ पर लौट जाती है, क्योंकि कोण आई इक्वल टू 0 होगा, इसलिए कोण आर इक्वल टू भी 0 होगा, अर्थात उसी पथ पर लौट जाएगा। थर्ड लॉ है, परावर्तन के बाद फोकस की तरफ आने वाली प्रकाश की किरण
मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं। कोई प्रकाश किरण मुख्य फोकस की ओर आ रही है तो ये परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होगी। फोर्थ लॉ है, ध्रुव पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के साथ उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तित हो जाती है। कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के ध्रुव पर आती हैं, जितना कोण बनाकर आती हैं उतना ही कोण बनाती हुई परावर्तित हो जाती हैं। इसलिए अगर यह कोण आई है और यह कोण आर है तो एंगल आई इक्वल टू होगा एंगल आर। ओके, अब देखते हैं फ्रेंड्स, अवतल द्वारा दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण के सामने वस्तु कहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ये सब के बारे में देखेंगे। विभिन्न दूरी पर जब अवतल दर्पण के सामने वस्तु रखेंगे तब। फर्स्ट देखते हैं, जब बिंब अनंत पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आपको हम बताए थे कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, इसलिए दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती हैं। आपको प्रीवियस वीडियो में बताए थे कि प्रकाश किरण जहाँ पर एक्चुअली वास्तविक रूप से मिलती हैं, दो या दो से अधिक प्रकाश किरण जहाँ पर वास्तविक रूप से मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, और जहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं वहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनती हैं। यहाँ पर देखिए फोकस पर वास्तविक रूप से मिल रही है यहाँ पर, इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो एक यह वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनेगा, और यह वस्तु की अपेक्षा काफ़ी छोटा बनता है, बिंदुवत। ठीक, तो देखते हैं आगे। इस प्रतिबिंब की स्थिति जिसका आप बता दिए थे कि मुख्य फोकस पर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार बहुत छोटा, बिंदु का आकार का। प्रतिबिंब का प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। जब बिंब वक्रता केंद्र से परे हो, यानी वक्रता केंद्र से दूर हो। सेकेंड पोजीशन है, जब बिंब वक्रता केंद्र से परे हो, अर्थात वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में हो तब। बिंब की स्थिति जब अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या से परे हो तो बिंब से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरती हैं। इस स्थिति में प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनता है। ठीक, जैसे देखिए यहाँ पर आपको हम बताए थे, एक कोई भी पिन है उससे कई प्रकाश किरण निकलती हैं सभी दिशाएं में। हम प्रतिबिंब को दिखाने के लिए मुख्य रूप से कम दो कर सकते हैं, दो ही करते हैं सुविधा के लिए। देखिए एक प्रकाश किरण इधर लिए समांतर मुख्य अक्ष के, इसलिए यह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी क्योंकि अवतल दर्पण है, और दूसरी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से जा रही है, इसलिए यह इसी पथ पर लौट जाएगी। इस प्रकार यह प्रकाश किरण एक वास्तविक रूप से ए डैश पर इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। ओके, अब देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति बता दिया आपको, फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। प्रतिबिंब आकार वस्तु से छोटा बनेगा। प्रतिबिंब प्रकृति होगा वास्तविक तथा उल्टा। ठीक, सेकेंड पोजीशन है, बिंब के वक्रता केंद्र पर अवस्थित होने की स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। जब बिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर हो तो वक्रता केंद्र पर ही अवतल दर्पण द्वारा एक उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। ठीक, देखिए यहाँ पर से एक प्रकाश किरण हम लिए, मुख्य समांतर है एडी, इसलिए यह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। और एक प्रकाश किरण लिए हम जो मुख्य फोकस से होकर गुजर रही हैं, इसलिए वह दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, जिससे कि हम नियम में बताए थे आपको। और यह ए डैश पर इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए सी पर ही इसका प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के आकार के बराबर आकार के बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक, देख लेते हैं नेक्स्ट। प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब आकार वस्तु के समान आकार का, प्रतिबिंब प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा। ओके, फोर्थ पोजीशन है, जब बिंब वक्रता केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच में हो तो अवतल दर्पण द्वारा
प्रतिबिंब का निर्माण। तब प्रतिबिंब निर्माण कैसा होगा? जब बीम वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो अवतल दर्पण द्वारा वक्रता केंद्र से परे प्रतिबिंब बनता है, मतलब वक्रता केंद्र से दूर प्रतिबिंब बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है। ठीक, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनता है और प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा बहुत लार्ज बनता है, बहुत बड़ा, आवर्धित, और वास्तविकता उल्टा होता है। ठीक, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, ये भी एक बीम है जो एफ तथा सी के बीच में है। एक प्रकाश किरण लिए हम जो मुख्य अक्ष के समांतर हैं, इसलिए दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से गुजरेगी। एक प्रकाश किरण लिए हैं जो वक्रता केंद्र से होकर गुजर रही है, इसलिए दर्पण से परावर्तन के बाद ये उसी पथ पर लौट जाएगी और यह अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में इंटरसेक्ट करती हैं वास्तविक रूप से, इसलिए यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होगा और उल्टा होगा। ठीक, देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। वक्रता केंद्र पर से परे, वक्रता केंद्र से परे, वक्रता केंद्र से दूर बनेगा। प्रतिबिंब आकार आवर्धित, प्रतिबिंब प्रकृति वास्तविकता उल्टा। ठीक, अब 5th पोजीशन देखते हैं। जब बीम फोकस एफ पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब के निर्माण। जब बीम यानी ऑब्जेक्ट फोकस एफ पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? जब बीम फोकस पर हो तो अवतल दर्पण द्वारा अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक, आपको बताए थे कि देखिए मुख्य फोकस से एक ऑब्जेक्ट है ए बी, एक किरण लिए हम जो मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य समांतर एक प्रकाश किरण निकली जो मुख्य फोकस होकर जाएगी, और एक प्रकाश किरण जो वक्रता केंद्र से होकर जाती है, इसलिए यह आपस में पैरेलल है, इसलिए अंत में जाकर अनंत पर मिलेगा। इसका प्रतिबिंब वास्तविकता उल्टा होगा, ये देख सकते हैं आप, मुख्य अक्ष के नीचे हैं इसलिए वास्तविक उल्टा होगा, या जहाँ पे भी मिलेगा वास्तविक रूप से मिलेगा करेगा, और वस्तु का बेस काफ़ी लार्ज बनता है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनता है अनंत पर जाकर। ठीक, अब देखिए प्रतिबिंब की स्थिति। अनंत पर प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है, नेचर वास्तविकता उल्टा। ठीक, बीम को फोकस तथा ध्रुव के बीच में होने की स्थिति में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब देखते हैं। जब बीम अवतल दर्पण के फोकस ध्रुव के बीच स्थित हो तो अवतल दर्पण के पीछे एक आभासी सीधा तथा विवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, मतलब आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। देखते हैं, देखिए एक ऑब्जेक्ट है ए बी, इससे एक प्रकाश किरण निकली जो पी से होकर गुजरती है, पी से टकराकर, इसलिए यह यहाँ पर I=R होगा, और एक किरण मुख्य वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, इसलिए देखिए दोनों प्रकाश किरण धीरे धीरे लार्ज ही होता जा रहा है, इसलिए कभी मिलेगा नहीं। इसलिए हम लोग कल्पना करते हैं कि इसको पीछे बढ़ाकर आभासी रूप से मिलाते, काल्पनिक रूप से, इसलिए यहाँ पर काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनता है। ठीक, प्रतिबिंब की स्थिति। दर्पण के पीछे प्रतिबिंब आकार आवर्धित, प्रतिबिंब की प्रकृति आभासीता सीधा। समझ गए? अवतल दर्पण द्वारा केवल इसी स्थिति में, अर्थात बीम जब फोकस तथा ध्रुव के बीच में स्थित हो, सिर्फ इसी स्थिति में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासीता सीधा बनता है और वस्तु का पैसा काफ़ी लार्ज बनता है। इसी कारण इसका उपयोग हजामत के रूप में करते हैं, हजामती दर्पण के रूप में करते हैं। हजामती दर्पण में होता है क्या, जब हजामत कराने वाला व्यक्ति को ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में बैठाया जाता है तो इसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित बनता है, जिससे उसका बाल और दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखाई देता है और हजामत करने वाला को हजामत करने में आसानी होता है। इसी गुण के कारण इस दर्पण को हजामती दर्पण भी कहते हैं। ओके,
आप इस सारे में देख सकते हैं, संक्षेप में दे रखे हैं। विभिन्न स्थिति पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब प्रकृति। जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर, अत्यधिक छोटा आधा बिंदु आकार बनेगा, और प्रकृति क्या होगा, तो वास्तविकता उल्टा। ठीक। जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, वक्रता केंद्र से दूर हो, तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में, वस्तु का अपेक्षा छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक। जब वक्रता केंद्र पर हो, वस्तु जब वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के आकार के समान आकार का बनेगा, और नेचर क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक। जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में स्थित हो तब, इस स्थिति में वक्रता केंद्र से परे यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, प्रतिबिंब कैसा होगा, तो आवर्धित होगा, नेचर उसका होगा वास्तविक तथा उल्टा। ठीक। जब वस्तु फोकस पर हो तब, जब वस्तु फोकस पर हो तब उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, अत्यधिक आवर्धित बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। जब वस्तु ध्रुव तथा फोकस के बीच में हो तो दर्पण के पीछे बनेगा, आवर्धित बनेगा, और आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक फ्रेंड्स, इस प्रकार हम अवतल दर्पण की जितना संभाविक स्थिति हो सकता है वस्तु को रखने का, सभी स्थिति पर रख कर उसका प्रतिबिंब का नेचर, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च तथा सर्च लाइट, गाड़ी के हेडलाइट आदि में किया जाता है। इसमें बल्ब को अवतल दर्पण के फोकस पर रखा जाता है, जिससे प्रकाश किरण समांतर बीम प्राप्त होता है और रोशनी दूर तक जाता है। आपको हम बताए थे कि ये अवतल दर्पण है, और मुख्य इसमें बल्ब को जो होता है, बल्ब को मुख्य फोकस पर स्थित किया जाता है, इसलिए यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण जो यहाँ इस सामने आएगी वो तो समांतर निकलेगी, और जो इस सब में आएगी यह दर्पण से परावर्तन के बाद समांतर हो जाएगी। आपको हम बताए थे कि मुख्य फोकस से प्रकाश किरण जो आ रही हैं वो दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, जिस कारण से दूर तक प्रकाश जाती हैं, और इसका उपयोग, इसी गुण के कारण इसका उपयोग हम टॉर्च, सर्च लाइट तथा गाड़ियों का हेडलाइट आदि में करते हैं। ठीक। हजामती दर्पण के रूप में आपको बताए थे कि हजामती दर्पण के रूप में क्यों करते हैं। जब बीम को मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, जिस कारण से हजामत करने में सुविधा होता है। ठीक। नेक्स्ट है यूज। अवतल दर्पण का उपयोग दांत के डॉक्टर द्वारा रोगी के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। इसके अलावा गला, नाक, कान का डॉक्टर भी इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, बड़े अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्ठी में किया जाता है। बड़े अवतल दर्पण का द्वारक भी बड़ा होता है, जिसके कारण यह सूर्य किरण को बड़ी मात्रा में एक जगह पर एकत्रित करता है। जिससे यह बड़े द्वारक वाला अवतल दर्पण है, द्वारक कहते हैं, इस बीच की दूरी को द्वारक कहते हैं। यह एक बड़ा द्वारक दर्पण है। सूर्य जो है अनंत पर है, इसलिए यहाँ से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होगा, मुख्य अक्ष के समांतर होगा, इसलिए यह दर्पण से परावर्तन के बाद यह एक मुख्य फोकस पर एकीकृत होगा। प्रकाश के साथ साथ सूर्य के में जो प्रकाश में जो ऊष्मा है वो ऊष्मा भी एकीकृत होगा। इस कारण बहुत बड़ा ऊष्मा की मात्रा एक जगह एकत्रित किया जाता है अवतल दर्पण द्वारा, इसीलिए इसका उपयोग सौर भट्ठी में करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। जब उत्तल दर्पण के सामने प्रतिबिंब रखेंगे तो कैसा बनेगा। एक्चुअली होता है क्या, उत्तल दर्पण का सब कुछ जो होता है, जैसे कि वक्रता, त्रिज्या, मुख्य फोकस, सब दर्पण के पीछे होता है, इसलिए इसमें दो ही स्थिति बनता है। एक तो ध्रुव तथा अनंत के बीच में प्रतिबिंब को रखे, बीम कर रखें तब प्रतिबिंब प्राप्त करें, और एक अनंत पर रखें तब प्रतिबिंब प्राप्त करें। तो देखते हैं दोनों स्थिति को।
फर्स्ट है बीम को अनंत दूरी पर होने की स्थिति में उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना। जब बीम अनंत दूरी पर होगा तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आपको बताए थे कि अनंत से आने वाली प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होती हैं, इसलिए दर्पण से परावर्तन के बाद उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, जबकि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पर मिलती हैं। देखिए यह उत्तल दर्पण है इसलिए मिलती हुई प्रतीत होगा, इसलिए इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनेगा दर्पण से पीछे, और वस्तु की अपेक्षा सीधा, वस्तु से काफ़ी छोटा बिंदु आकार का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक, अब देखते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। जैसे कि आपको बता दिए थे हम, फोकस पर दर्पण से पीछे बनेगा, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा बिंदु का आकार का, प्रतिबिंब का नेचर आभासी तथा सीधा बनेगा, आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक, अब सेकेंड पोजीशन है जब बीम उत्तल दर्पण के ध्रुव तथा अनंत के बीच में स्थित हो। जब बीम उत्तल दर्पण ध्रुव तथा अनंत के बीच कहीं भी स्थित हो तो प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में, जो कि दर्पण के पीछे होता है, बनता है। ठीक, देखिए यहाँ पर बीम अनंत तथा ध्रुव के बीच में स्थित है। ये बीम, यहाँ से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष समांतर निकली, इसलिए यह उत्तल दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। देखिए देख सकते हैं। और एक प्रकाश किरण हम इस प्रकार ड्रॉ किए कि वह वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है, इसलिए दर्पण से परावर्तन के बाद पुनः उसी पथ पर लौट जाएगी। इस प्रकार यह किरण काल्पनिक रूप से पी तथा एफ यानी ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच इंटरसेक्ट करते हैं, इसलिए इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा, वस्तु की अपेक्षा छोटा बनेगा और सीधा बनेगा। ठीक, आप देख सकते हैं प्रतिबिंब का स्थिति फोकस तथा ध्रुव के बीच, दर्पण के पीछे, प्रतिबिंब का आकार छोटा होगा वस्तु से, प्रतिबिंब प्रकृति आभासी तथा सीधा होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ हम करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग हम पार्श्व दृश्य दर्पण करते हैं। पार्श्व दृश्य दर्पण वाहन के साइड में लगे होते हैं, जिसमें वाहन चालक पीछे आने वाली वाहन को देख सकता है। उत्तल दर्पण के बाहर की ओर वक्रित होने के कारण इसकी दृष्टि क्षेत्र बड़ा होता है तथा ये सीधा तथा सापेक्ष रूप से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, वस्तु के सापेक्ष छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जिस कारण वाहन चालक उनके पीछे दूर तक आते वाहन को आसानी से देख सकते हैं, जिससे चाल करने में सुविधा होता है, वाहन को चलाने में सुविधा होती है। ठीक, ये देख सकते हैं यह है साइड मिरर जो उत्तल दर्पण का बना होता है, हर वाहन के साइड में लगा रहता है। सेकेंड यूज है उत्तल दर्पण का उपयोग तीक्ष्ण मोड़ पर दूसरी तरफ से आने वाली वाहन को देखने में होता है। दूसरी तरफ से आने वाले वाहन को देख लेने के बाद विपरीत दिशा से आने वाले वाहन चालक सतर्क हो जाते हैं और वाहन को सुरक्षित रूप से चला पाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी क्या होता है और इसका नियम को देखेंगे। ठीक, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करने के लिए एक निश्चित चिन्ह परिपाटी तैयार की गई हैं, जिन्हें नैकर्तीय चिन्ह परिपाटी कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण द्वारा प्रकाश के परावर्तन पर विचार करने के लिए नैकर्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम देखते हैं। बीम को सदैव दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, अर्थात दर्पण पर बीम से प्रकाश बाईं ओर से आपतित होते हैं। कोई दर्पण है, प्रकाश आएगी तो बाईं ओर से आएगी, अर्थात बीम को दर्पण की बाईं ओर रखेंगे हमेशा। सेकेंड, मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं।
सभी दर्पण में बताए थे आपको कि दर्पण के मिडल पॉइंट पर एक बिंदु होता है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मापा जाता है वह हमेशा ध्रुव यानी पी से मापा जाता है। ठीक, मूल बिंदु के दाईं ओर तो एक्स प्लस एक्सिस के अनुदिश मापी गई सभी दूरियां धनात्मक मानी जाती है। जैसे कि ये देखते कोऑर्डिनेट सिस्टम, या वाई पॉजिटिव या वाई निगेटिव या एक्स पॉजिटिव या एक्स निगेटिव। इस डायरेक्शन में जितना भी दूरी मापा जाएगा सब पॉजिटिव होगा। इस डायरेक्शन में मतलब आपतित किरण विपरीत दिशा मापी गई दूरियां सब ऋणात्मक होगा। वाई पॉजिटिव डायरेक्शन में मापी गई मतलब मुख्य अक्ष के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होगी और नीचे की ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक होगी। ठीक, मुख्य फोकस के लंबवत तथा ऊपर की ओर वाई प्लस डायरेक्शन में मापी गई दूरियां धनात्मक होगी। जैसे आपको बताई हम मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर मतलब माइनस वाई डायरेक्शन में मापी गई दूरियां ऋणात्मक होती हैं। इमेज से फ्रेंड आसानी से समझ सकते हैं आप। ऑब्जेक्ट ऑन लेफ्ट, ऑब्जेक्ट बाईं में रहेगा। इस डायरेक्शन में डिस्टेंस पॉजिटिव होगा और आपतित किरण की विपरीत दिशा में निगेटिव होगा। नीचे की ओर निगेटिव होगा, ऊपर की ओर पॉजिटिव होगा। आपतित प्रकाश किरण की इस दिशा में जो भी प्रकाश दूरियां नापी जाएगी वह पॉजिटिव होगा। इसका उपयोग दर्पण सूत्र प्रूव करने में, आर्ट तथा आपके बीच में संबंध प्रूव करने में और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत हेल्पफुल होता है। सो इसे अच्छा से देख लीजिएगा। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो डालूँगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल सके।